नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस के अंदर। अपनी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी बुक्स हमारे अतीत। वैसे मैं एनसीईआरटी की सभी बुक्स है वो अपने 6ठी से लेके 12वीं तक करवाने वाला हूं। तो आज जो अपना है 7th क्लास की हमारा अतीत है उसका पार्ट नंबर 2 लेके दिल्ली की सल्तनत। इसके अंदर जैसे जैसे देखो पार्ट के अंदर करना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो है, वो सभी बोरिंग हो जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वीडियो होने वाला है। यदि आप ग्रेड फर्स्ट की कर रहे हो तैयारी, यदि आप रीड की कर रहे हो, यदि आप सेकंड ग्रेड की कर रहे हो या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो आपको पढ़नी चाहिए, जो कि मैं यहाँ पर आपको इस चैनल पर करवा रहा हूँ। दिल्ली के शासक, देखो मित्रों, जो आपके इसके अंदर बुक के अंदर दे रखा है उतना ही मैंने इंक्लूड किया है। सारा यदि पूरा डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो मैं अलग से वीडियो है वो अपलोड करूंगा। इसमें है राजपूत वंश। राजपूत वंश के अंदर तोमर वंश की बात की गई है और तोमर वंश का जो संस्थापक है मित्रों वो है अनंगपाल, ठीक है ना। अनंगपाल जो कि 1130 से लेके 1145 तक रहा था। उसके बाद में है चौहान वंश। चौहान वंशों में पृथ्वीराज चौहान थर्ड था 1175 से 92। अब यहाँ पर है क्या, ध्यान है मित्रों, दिल्ली जो सुल्तान थे ना, दिल्ली के सुल्तान, उस टाइम है यहाँ पर दिल्ली के अंदर किसका शासन था। तो जब ये आए थे उस टाइम है अनंगपाल का था और फिर है चौहान का, जो कि गौरी से है वो सेकेंड युद्ध में पराजित हुए हैं। अब आपको है गुलाम वंश। गुलाम वंश के अंदर देखो, गुलाम वंश का प्रारंभ है, ये जो तुर्की शासक थे शुरुआती, उन्हीं के द्वारा है गुलाम वंश के स्थापना की गई। और ये गुलाम वंश कब तक चला था, तो 1206 से लेके 1290 के बीच में है गुलाम वंश चला है। गुलाम वंश के पहले जो अपन कहें सुल्तान तो है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 के मध्य, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1237, रजिया सुल्ताना तो यह 1237 से 1240। तो यहाँ पर देखो रजिया सुल्तान है प्रथम शासिका रही है। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287। तो ये है आपकी गुलाम वंश के शासक, ठीक है ना। अब यदि अपन बात करें खिलजी वंश, है ना, खिलजी वंश के अंदर कौन कौन से शासक हैं, तो खिलजी वंश है मित्रों 1290 से 1320 के मध्य चला है। और खिलजी वंश से ज्यादा आप सभी को पता होना चाहिए, दो इसके अंदर सुल्तान ही रहे हैं, शासक रहे हैं, बादशाह रहे हैं। तो यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी और फिर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के अंकल जी है जलालुद्दीन, इन्हीं को मारकर है अलाउद्दीन खिलजी है वो शासक बनता है। 1290 से 1296 के मध्य जलालुद्दीन है और अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी के। अब मैं बात करूं तुगलक वंश की, तो तुगलक वंश है मित्रों, देखो आपने अभी देखा है, सबसे पहले आपने क्या देखा है, आपने वो गुलाम वंश है। गुलाम वंश के बाद में यह खलजी वंश आया है, खलजी के बाद में तुगलक वंश। अब तुगलक वंश का क्या रोल है वो देख लेते हैं। तुगलक वंश है 1320 से 1414 ईस्वी के मध्य हुआ है और इनके जो प्रथम शासक है तुगलक के गयासुद्दीन तुगलक है 1320 से लेकर 1324 के मध्य। मोहम्मद तुगलक है 1324 से 1351 के मध्य। फिरोज शाह तुगलक है 1351 से 1388 के मध्य। मित्रों इस बुक के अंदर ऐसे इतने ही नाम दे रखे थे, इनसे डिटेल के अंदर दिया हुआ ही नहीं था। तो मैं देखो जब बुक आपसे करवा रहा हूँ तो बुक के अंदर जो दे रखा है उतना ही करवा पाऊंगा और बाकी जो वीडियो है इसके डिटेल के साथ में है वो भी आएंगे। सैयद वंश है, सैयद है 1414 से 1451 के मध्य और सैयद वंश का शासक है मित्रों खिजर खां हुआ है, प्रसिद्ध शासक है वो खिजर खां हुआ है। फिर है लोधी वंश। लोधी वंश का प्रमुख शासक है वो आपका बेलोर लोधी हुआ है, जो कि 1451 से 1489 के मध्य रहा था। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत है वो तारीख है या तवारीखें हैं। 13वीं सदी के इतिहासकार फक ए मुदबिर ने लिखा था। अब देखो 13वीं सदी के प्रमुख इतिहासकार है फक ए मुदबिर, ये है क्या लिखते हैं वो अपन देख लेते हैं। तो इसके अनुसार है कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चलता,
सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल वे प्रसन्न होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा ईमानदार और न्याय प्रशासन का बढ़ावा दे। अब देखो यहाँ पर है, मतलब राजा है न्याय प्रिय और अपने शासन में हमेशा ध्यान देने वाला है, इस प्रकार का है पग के मुदबिर के द्वारा बताया गया है। फिर है मिनाज उस सिराज, क्या लिखते हैं मिनाज ए सिराज के विचार क्या है वो भी देख लेते हैं। खुदा की रचना के खाते में उसका मतलब रजिया का ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। तो यहाँ पर देखो मिनाज इस सिराज के ये विचार है कि रजिया सुल्ताना जो थी उसने बहुत अच्छा कार्य किया। फिर भी देखो अब गुलाम वंश के अंदर ऐसा सल्तनत काल के अंदर मर्दों को ही मतलब सुल्तान बनने का अधिकार थे, तो वो उन्हीं को ही वरीयता देते थे। जब रजिया बनी तो उनका है इतिहास के अंदर क्या नाम रहा है, ये है मिनाज ए सिराज कहना चाहते हैं। अब मित्रों ये जो मैप आपको दिख रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस मैप को आप कंप्लीट समझोगे। अलाउद्दीन जो खिलजी है ना उसका दक्षिणी भारत के अभियान है वो इसके अंदर मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान। तो अलाउद्दीन खिलजी है मित्रों, यहाँ पर पहला इसका आक्रमण है कब हो जाता है 1299 में गुजरात पर। पहला आक्रमण कहाँ है 1299 में गुजरात पर है। और उसके बाद में है ये बंदा आक्रमण करता है 1296 है कड़ा में होता है, और कड़ा से अलाउद्दीन कहाँ चला जाता है देवगिरी पर आक्रमण करता है। ठीक है ना, कड़ा से देवगिरी, और पहला आक्रमण है इनका कहां से होता है गुजरात पर होता है 1296 में। अब देखो 99 में कड़ा से पहला है वो देवगिरी पर है, दूसरा है 99। अब दूसरा तीसरा नहीं पूछेंगे। फिर है अलाउद्दीन खिलजी 1301 में है रणथंभौर पर है वो आक्रमण करते हैं, रणथंभौर को जीत लेते हैं। फिर है उनका आक्रमण है चित्तौड़ पर होता है, और चित्तौड़ को भी वो जीत लेते हैं। अब देखो 1302 और 3 के मध्य ये वारंगल पर आक्रमण करते हैं। ठीक है ना, 1302-3 के मध्य इनका वारंगल पर आक्रमण होता है। और फिर इनका एक आक्रमण होता है, देखो ये सोमनाथ पर आक्रमण नहीं करते हैं, सोमनाथ तक नहीं पहुंचे हैं क्योंकि ये दक्षिण के युद्धों में बिजी हो जाते हैं, इस कारण वहां पर सोमनाथ तक नहीं पहुंच पाते हैं, गुजरात ही पहुंचे। अब उसके बाद में मित्रों ये 1305 में मांडू पर इनका आक्रमण होता है, और फिर है वो देवगिरी तक जाते हैं। और देवगिरी के बाद में 1310-11 के अंदर देवगिरी के अंदर ये कौन है यादव है, और ये द्वार समुद्र पर इनका आक्रमण होता है। द्वार समुद्र में है वो होयसेल है वंश रहता है। और उसके बाद में है तंजावुर के अंदर और मदुरै में इनका आक्रमण किया जाता है, जहां पर पांड्यन होते हैं। तो इनका ये दक्षिण भारतीय अभियान है। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा और बता दूं कि 1299 में इनका आक्रमण होता है गुजरात। ठीक है, और इसका 1296 में पहले वो लिखना था, कोई बात नहीं। 1296 है, 1296 के अंदर है ये आक्रमण करते हैं देवगिरी पर। और देवगिरी पर कहाँ होते हैं तब आक्रमण करते हैं, कड़ा से है वो देवगिरी जाते हैं। और फिर इनका आक्रमण होता है 1301 के अंदर। 1301 में है ये रणथंभौर का अभियान करते हैं। और 1302-3 में इनका आक्रमण है मित्रों हो जाता है वारंगल में। कहां पर वारंगल का अभियान करते हैं। और 1303 के अंदर है ये किस पर आक्रमण कर देते हैं, चित्तौड़ पर। ठीक है, उसके बाद में ये इनका आक्रमण है मित्रों जो है कंटिन्यूस यदि देखें 3 के बाद में 1305 है। और 1305 में है इनका आक्रमण हो जाता है आपके देवगिरी पर, मांडू पर, है ना, मांडू पर होता है। और मांडू के बाद में है ये देवगिरी। और देवगिरी के बाद में ये कर लेते हैं फिर से 10-11 के अंदर वारंगल में करते हैं। 1310-11 में वारंगल,
और फिर है इनका आक्रमण है 1310-11 में ही इनका आक्रमण और हो जाता है द्वार समुद्र, ठीक है ना, द्वार समुद्र में। और फिर है तंजावुर के अंदर आक्रमण इनके होते हैं, अभियान होते हैं। तो ये इनके दक्षिण भारत के अभियान हैं, तो ये आप याद रखोगे। 1296 देवगिरी, 1299 गुजरात, सोमनाथ पर आक्रमण नहीं कर पाते हैं। 1301 में रणथंभौर, 1302-3 में वारंगल, 1303 में चित्तौड़, 1305 में मांडू पर, और उसके बाद में है ये 1310-11 के अंदर ये द्वार समुद्र, और 1311 के अंदर है ये तंजावुर और मदुरै पर करते हैं, और 1311 के अंदर है वो वारंगल पर आक्रमण इनका होता है, ठीक है ना। ये इनके दक्षिण भारत के अभियान थे। तो आज के वीडियो में मित्रों मैं इतना ही लूंगा, क्योंकि अपने 10-11 मिनट का वीडियो मेरे ख्याल से हो गया है, और आगे वाले जो भी चैप्टर है वो अपने अगले वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। जो कि देखो मित्रों, मैंने इसके अंदर पूरे के पूरे है फैक्ट टू फैक्ट जितने भी बनते हैं वो सारे मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिए हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि मैं आगे वो जो भी आपकी वीडियो डालूंगा पूरी एनसीईआरटी करवाने वाला हूं तो वो आपको जरूर मिलेगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।